वैदेही आत्मा का बदला भाग 2 में आपका स्वागत है। सुबह वैदेही नाश्ते के लिए आई तो उसने देखा मान सिंह और अवंतिका दोनों ही वहां पर पहले से बैठे हैं। उसे लगा जैसे दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे और उसके आते ही चुप हुए हैं। वैदेही को देखते ही अवंतिका ने उसे बैठने के लिए कहा और नौकर को उसके लिए नाश्ता लाने के लिए बोला। खाते हुए वैदेही को लगा कि भाई और भाभी इशारे में कुछ बातें कर रहे हैं। अब वो चुप न रह सकी और उसने अवंतिका को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ है भाभी, आप दोनों क्यों परेशान हैं? भाई आपको फिर मायके नहीं जाने दे रहे हैं क्या? अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार नाराजगी की वजह तो ये न्योता है जो तुम्हारे लिए राजगढ़ से आया है। न्योते की बात सुनते ही वैदेही को घबराहट होने लगी। उसने अपने सामने से प्लेट हटा दी। अब उसकी भूख मर चुकी थी। हादसे के बाद से सब जगह ये बात फैल गई थी कि वैदेही को अजीब चीजें दिखती हैं। वो कौतूहल का विषय थी सबके लिए। सब उसे इसलिए अपने घर बुलाना चाहते थे कि उससे पूछे कि वहाँ भी उसे कुछ दिखाई देता है। जब वो उनके मुताबिक जवाब ना देती तो सब उसके दिमागी संतुलन पर सवाल उठाते। धीरे धीरे उसने बाहर जाना बंद कर दिया। अब घर और उसकी किताबें ही उसकी दुनिया थी। मान सिंह चिंता से उसे देख रहे थे। उन्होंने प्यार से उसे कहा, उन्होंने तुम्हें बहुत सम्मान और प्यार से बुलाया है। वो पिताजी के पुराने मित्र हैं। तुम्हें वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। फिर वहाँ का माहौल भी तुम्हारे लिए सही रहेगा। खुले हरे भरे मैदान, ऊंची पहाड़ियाँ और हवेलियों के पास बहती हुई छोटी सी नदी। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन के लिए वहाँ जाना चाहिए। मान सिंह इतनी उम्मीद से उसे देख रहे थे कि वो चाहकर भी मना न कर सके। 4 दिन बाद वैदेही माला के साथ राजगढ़ के लिए निकल चुकी थी। राजगढ़ सुजान सिंह के मित्र माधो सिंह की रियासत थी। माधो सिंह सुजान सिंह के लिए भाई से भी बढ़कर थे। वीर सिंह उनके इकलौते बेटे थे जो विदेश से पढ़कर 5 साल पहले लौटे थे। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे की शादी की, लेकिन 1 साल बाद ही वीर सिंह की पत्नी ने आत्महत्या कर दी। बचपन से ही माधो सिंह वैदेही को बेटी की तरह मानते थे। जब वो उसके पिताजी से मिलने आते या पिताजी राजगढ़ जाते तो वैदेही के लिए खुद से उपहार जरूर होते। वैदेही राजगढ़ पहली बार जा रही थी। हर तरह की आशंका से उसका मन घबरा रहा था। शाम की धुंध में वैदेही की मोटर हवेली के सामने रुकी। माधो सिंह खुद उसके स्वागत के लिए वहां थे। उनके प्यार और अपनेपन से वैदेही के सारे डर दूर हो गए। खाने के समय उन्होंने बताया कि उनका बेटा किसी काम से गया है, सुबह तक आ जाएगा। उनसे अपने पिताजी की बातें करते हुए उसे समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। 11 बजे माधव सिंह ने उसे कहा कि अब वो आराम करे। सुबह उन्होंने उसके लिए घूमने का प्रबंध किया है। कमरे में वैदेही ने देखा कि माला शायद उसका इंतजार करके सो गई है। वो भी हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदलकर सोने चली गई। रात को उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक पुराने खंडहर गलियारे में खड़ा हुआ पाया। उसके कपड़े और हाथों पर मिट्टी लगी थी, बाल बिखरे हुए थे। उसे नहीं पता था वो हवेली के किस हिस्से में है। ये उसके साथ क्या हो रहा है? क्या ये सपना है
या वो नींद में चलती हुई यहाँ आई है। पहले कमरा ढूंढना चाहिए। कोई इस तरह देखेगा तो क्या सोचेगा। खुद से ही बातें करती हुई आगे बढ़ रही थी। अनगिनत मोड़ और गलियारे पार करने के बाद उसे हवेली का रियायती हिस्सा दिख गया, पर अब अपना कमरा कैसे ढूंढेगी। तभी उसे याद आया कि कमरे की तरफ जाते हुए सीढ़ियां भी थी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और खींचते हुए सीढ़ियों के पीछे छोटे छोटे कमरे में ले जाने लगा। वैदेही अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, पर वो जो कोई भी था बहुत ताकतवर था। कमरे में ले जाने के बाद उसने वैदेही को छोड़ दिया। उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला ही था कि दोबारा उस अजनबी के हाथ उसके मुंह पर आ गए। उसने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। वैदेही ने सुना कि गलियारे में दो लोग बात कर रहे हैं। कुछ ही पल में उसे पता चल गया कि वो दो नौकर थे और उसकी बातों का विषय वो खुद थे। बातें करते हुए वो आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर बाद उसे याद आया कि वो कहाँ है। उसने खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए। उस आदमी ने गुर्राते हुए कहा कि तुम चाहती हो वो वापस आकर हमें ऐसे देखे। ये सुनते ही वैदेही को लगा कि वो सच कह रहा है। इस तरह कोई उन दोनों को देखेगा तो वही समझेगा जो वो दोनों सोच रहे हैं। कुछ देर शांत रहने के बाद अजनबी ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। उसने वैदेही को बाहर आने का इशारा किया। उसने वैदेही पर सरसरी सी नज़र डाली। वैदेही का पूरा शरीर काँप रहा था। अजनबी ने अपना कोट निकाल कर उसके कंधे पर डाल दिया। वैदेही ने देखा अब वो अजनबी असहज लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अजनबी बोला, मेरा नाम वीर सिंह है। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपके साथ ऐसा सलूक किया। मैंने आपको खंडहर की तरफ से आते हुए देखा। वहाँ जाना मना है। जल्दबाजी में मैं भूल गया था कि पिताजी मेहमान आज ही आने वाले थे। एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। वैदेही एकटक वीर सिंह को देखे जा रही थी। उसकी किताबों के राजकुमार ऐसे ही तो होते हैं। मैं अपने कमरे का रास्ता भूल गई थी। मुझे रात को टहलने की आदत है। वीर सिंह थोड़ी देर उसे देखते रहे, फिर बोले, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। लाइब्रेरी के एक चौड़ दरवाजे से होते हुए वो उसे एक गलियारे में ले गए जिसके ठीक सामने उसका कमरा था। कमरे के सामने वैदेही ने कोट देते हुए उसका धन्यवाद किया और कमरे के दरवाजे में कदम रखा ही था कि पीछे से वीर सिंह ने आवाज़ लगाई। जैसे ही वैदेही पलटी, उसने देखा कि वीर सिंह उसके बहुत करीब खड़े थे। उन्होंने वैदेही के मखमली गालों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए अलविदा कहा और मुस्कुराते हुए चले गए। बंद दरवाजे पर टिककर खड़ी वैदेही की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसे यकीन था कि उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि वीर सिंह को भी सुनाई दी होंगी। उसने कोट में जो उसकी महक थी उसे वो अभी भी महसूस कर सकती है। बहुत दिन बाद आज सोते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अपने ख्यालों में
खोई हुई वो वीर सिंह की आंखों में उसके लिए आज तक को भी नहीं समझ पाई, और न ये कि बंद दरवाजे को खोलकर वो कैसे और कब खंडार में पहुंची, और सबसे बड़ा सवाल कि उसे वह सब याद क्यों नहीं था। आखिर वैदेही उस खंडार में कैसे पहुंची और वीर सिंह वहां कैसे पहुंचे? क्या वैदेही को नींद में चलने की बीमारी है? जानते हैं हम कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के में। तब तक के लिए बाय।